Hello and welcome back to one series Basic to Advanced. This is Nisha Anil Kumar. Welcome to all of you. So दोस्तों, we met after a long time. So don't worry about what happened and what not. So please be stay with me and thank you for all who subscribes me and also for advance who have to subscribe now. Okay. तो हमने बात करी थी कि हम मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. जो दिन का 2 वीडियो वाला कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था उस पे काम हो चुका है, तो हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पहले स्टार्ट करते हैं अपना मॉडर्न हिस्ट्री. आपको पॉलिटी का भी वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएगा, इवनिंग में आपको मॉडर्न हिस्ट्री मिल जाएगा. तो उसमें हम सबसे पहले यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करते हैं. देन वी स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर. एंड व्हाट आर द चैप्टर्स नाउ जो हमने करने हैं. इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. ठीक है, क्या होगा? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. नेक्स्ट वाज British, and the next was British conquest. ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिश ने इंडिया में क्या क्या जीता, कहां कहां कब्जा करा, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे. आज तो मार्कर भी साथ नहीं दे रहा. थर्ड हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रिटिश के एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में. किसके बारे में? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड देयर पॉलिसीज. ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट वन वाज, मैं इसको कंसाइज करके आपको बता रही हूँ ताकि इशू ना हो, बहुत बड़ा सिलेबस हम ना लिखें, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम बात करते हैं. सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स. ठीक है, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स के बारे में. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स नेशनल मूवमेंट्स. नेशनल मूवमेंट्स. ठीक है, एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस. यूरोपियंस में कौन कौन आया था सबसे पहले, उन सब की चीज, उनके बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले आइडियली आप सबको ऑलमोस्ट सबको पता है, पोर्चुगीज आए थे, देन डच आए, डच के बाद इंग्लिश आए, इंग्लिश के बाद डेन्स आए, डेन्स के बाद फ्रेंच आया, है ना. ये सब क्रोनोलॉजी में, इसी क्रोनोलॉजी में ये इंडिया में एंटर हुए थे. सबसे पहले पोर्चुगीज आए थे, फिर आई रिपीटेड, फर्स्ट हु कम टू इंडिया पोर्चुगीज, then Dutch, then English, and then Danes, and last one was the French. Last one was the French. और सबसे ज्यादा आपको भी पता है ब्रिटिश ने यहाँ पे हर चीज को कॉन्क्वेस्ट करा, हर चीज में मतलब अपना आधिपत्य जमाया. He defeated every Europeans. They defeated every Europeans in India. वहीं इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, इनकी पॉलिसीज थी, हम उनके बारे में बात करेंगे. उसी टाइम पे सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स जो चले, है ना, भक्ति मूवमेंट और ये सब वगैरह, इनके बारे में हम बात करेंगे. देन नेशनल मूवमेंट वही है कि 1857 के बाद वाला जो 1947 तक चला, वो सब इसमें काउंट हो जाएगा हमारा. आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या करने वाले हैं, है ना. आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं. ठीक है ना. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आवर टॉपिक जो है
फर्स्ट चैप्टर हमारा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। आज हम इसी से शुरुआत करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे, लास्ट वीडियोस आपने देखी होंगी पॉलिटी की, उसमें हम सिटीजनशिप कंप्लीट कर चुके थे। उसमें हम आगे करेंगे अपना फंडामेंटल राइट्स, है ना। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियंस क्यों आए इंडिया में? क्या रीजन बना कि उन्हें इंडिया में सी रूट के थ्रू आना पड़ा, है ना। क्योंकि जब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन हुआ, जो रोमन एम्पायर था एक बहुत बड़ा एम्पायर था, आप भी जानते हैं, उसका जब डिक्लाइन हुआ, वो गिरा, वो खत्म हुआ। कब? 7th सेंचुरी में। कब खत्म हुआ रोमन एम्पायर? हम इसको एक स्टोरी की तरह करते चलेंगे। रोमन एम्पायर कब डिक्लाइन हुआ? 7th सेंचुरी में। ठीक है, 7th सेंचुरी में हुआ। उसके बाद अरब्स का, इसके डिक्लाइन होने के बाद, ठीक है, इसके डिक्लाइन होने के बाद कौन स्टैब्लिश हुए? अरब्स, है ना। अरब के लोग स्टैब्लिश हुए, उनका डोमिनेंस हो गया। कहां पर? इजिप्ट और पर्शिया में। इजिप्ट और पर्शिया में। 7th सेंचुरी में जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, उसके बाद अरब्स का डोमिनेंस आ गया। उनका डोमिनेंस आते ही उन्होंने सबसे ज्यादा एक्वायर जो चीजें करी, जहां पर उनका डोमिनेंस हुआ, वो कौन से एरिया थे? इजिप्ट और पर्शिया। कौन थे? इजिप्ट और पर्शिया। अब वहीं ये जब डिक्लाइन हुआ रोमन एम्पायर, इनका यहां पर दबदबा बना, तो जो यूरोपियंस का इंडिया के साथ लिंक था, यूरोपियंस का इंडिया के साथ जो लिंक था, किसका? ट्रेड का, वो टूट गया, है ना। वो टूट गया। वो कैसे टूटा? आपको पता है कि यूरोपियंस का इंडिया के साथ बाय कनेक्शन क्या था? रोड के थ्रू था, है ना। रोड्स, रेड सी, मेडिटेरियन सी, इसके थ्रू वो इंडिया से कनेक्टेड थे यूरोपियंस दैट टाइम पे। बट जैसे ही रोमन एम्पायर गिरता है, यहाँ पे अरब्स अपना दबदबा बनाते हैं, तो इनका डायरेक्ट जो लिंक था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। अब खत्म होने की वजह से यूरोप में क्या चीजों की कमी पड़ गई? क्योंकि इंडिया से वो लोग सिल्क ले जाते थे, है ना। इंडिया से सिल्क ले जाते थे, इंडिया पे भी उसका असर आया, ऐसा नहीं है। वो सिल्क ले जाते थे, स्पाइसेस ले जाते थे, मसाले, मेन तो मसाले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे उन लोगों के लिए, है ना। स्पाइसेस को लेके जाते थे। एक कैलियोज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैलियोज। कैलियोज क्या होता है? कॉटन टाइप होता है, टाइप ऑफ कॉटन। कॉटन की टाइप होती है जो इंडिया में होती थी, ठीक है। और प्रीशियस स्टोन्स, ये सब अफेक्ट हुए। ये सब क्या हुए? अफेक्ट हुए। जैसे ही ट्रेड खत्म हुआ, तो इंडिया से जो जो चीजें जाती थी उन सब पे अफेक्ट हुआ। वो इंडिया में भी एक तरीके से नुकसान की स्थिति बनी। वहां पर तो बनी बनी, यहां पर भी बनी थी, ठीक है। वहीं पे कॉन्स्टेंटिनोपोल में भी फॉल डाउन हो गया, है ना। वहां पर वो भी गिर गया। कौन गिर गया? कॉन्स्टेंटिपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल में, जिसमें ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर,
है ना। ये इसका भी डिक्लाइन हुआ। कब हुआ इसका डिक्लाइन? 1453 में। ठीक है, 1453 में जो इस्लामिक रूलर्स थे दैट टाइम के, है ना, ये टर्क्स थे, और जो इस्लामिक रूलर्स थे ना, उन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया रेवेन्यू। बहुत तगड़ा रेवेन्यू लगाना शुरू करा उन्होंने। रास्तों को ब्लॉक करा, रेवेन्यू लगाना शुरू करा, जाने नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा डायकॉट्स थे वहां पे, है ना, डकैती होती थी। ये सब चीजें जब हो रही थी, जो अरब, तो क्यों इस्लामिक हो गया? अरब भी इस्लामिक है। वहीं पे जो अरब्स थे ना, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने एक्वायर कर लिया, कंट्रोल कर लिया हर एक लैंड रूट को। ये मैंने आपको भी बताया। ठीक है, क्या करा इन्होंने? लैंड रूट को एक्वायर कर लिया। वहीं पे आप एक चीज देखोगे कि 15th सेंचुरी में एक बहुत तगड़ी स्प्रिट चली थी रेनेसा पीरियड की, है ना। रेनेसॉन पीरियड की स्प्रिट चली थी बहुत तगड़ी, जिसको, ठीक है, कहां पर? यूरोप में। और रेनेसॉन कहां पे स्टार्ट हुआ था? रेनेसॉन स्टार्ट हुआ था इटली से। ठीक है, क्या हुआ? रेनेसॉन पीरियड स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी ग्रू हुई, नई नई चीजों की लालसा बढ़नी शुरू हो गई, नई नई चीजें लोगों को चाहिए थी। ठीक है, लग्जरी ओरिएंटेड लाइफ हो गई लोगों की, जिसकी वजह से भी ट्रेड बहुत जरूरी था इंडिया के साथ दैट टाइम पे। अब हम छोटा सा एक बात करते हैं किसकी? रेनेसॉन पीरियड की, ताकि आपको क्लैरिफाई, ताकि आपको क्या हो जाए? क्लैरिफाई हो जाए। ये हुआ 15th सेंचुरी में। कहां पे बिगिन हुआ? बिगिन एट इटली। ठीक है, इस रेनेसॉन को क्या बोल सकते हैं हम? रीबर्थ, पुनः जागरण। क्या बोल सकते हैं? पुनः जागरण। किसको बोल सकते हैं पुनः जागरण? कैन एनीवन टेल मी कि किसको बोल सकते हैं पुनः जागरण? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, आई नो देयर इज सम प्रॉब्लम एंड मार्कर, दैट्स व्हाई हम रेनेसॉन पीरियड की बात कर रहे थे। रेनेसॉन पीरियड क्या था? रेनेसॉन पीरियड कहां पे स्टार्ट? 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। कहां पर? इटली से शुरुआत हुई इसकी। इटली से शुरुआत हुई। रेनेसॉन का मतलब होता है रीबर्थ, पुनः जागरण। एक तरीके से बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था यूरोप में, चर्च की मोनोपोली थी बहुत तगड़ी, कि सब चीजें चर्च के अंडर थी, नोबेलिटी स्टार्ट थी, है ना, फ्यूडल सिस्टम था। ये सब चीजों को मिटाने के लिए रीबर्थ हुआ, है ना, नए नए आइडियोलॉजी का, नए कल्चर का, नए आर्ट का, नए लिटरेचर का, सब चीजों का रीबर्थ हुआ। ठीक है, आप इसको बोल सकते हो रेनेसॉन was a Renaissance was a cultural movement. कल्चरल मूवमेंट। रेनेसॉन को हम क्या बोल सकते हैं? कल्चरल मूवमेंट विच हु अवेक्स यूरोप फ्रॉम द डीप स्लीप। एक गहरी नींद से जगाने की शुरुआत किसने करी? रेनेसॉन पीरियड ने करी। किसने करी?
रेनेसॉन पीरियड ने करी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने अफेक्ट करा, किस चीज को अफेक्ट करा, उनके इंटेलेक्चुअल आइडियाज को। किसको इफेक्ट करा उन्होंने, इंटेलेक्चुअल आइडियाज, उनकी इंटेलेक्चुअल लाइफ को। अब हम बात, वही इंटेलेक्चुअल लाइफ क्या हुई उनकी, जिसमें नए आइडियाज आए। ठीक है, क्या आए, नए आइडियाज आए, नई नॉलेज का उस टाइम पे उजागर हुई हर चीज को लेके, चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, चाहे वो आर्ट को लेके हो, चाहे वो किसी लग्जरी आइटम्स को लेके हो, है ना। इसी टाइम पे ही हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी आ रहा बाद में, इसके बाद वहीं पे साइंस रेवोल्यूशन भी यहीं पे चल रहा था। सबसे पहली रेनेसॉन पीरियड में ही सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में स्टैब्लिश हुई, किसके थ्रू, गुटेनबर्ग के थ्रू, है ना, गुटेनबर्ग के थ्रू। ठीक है, उन्होंने पहली प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्ट करा। यहीं से ही रेनेसॉन पीरियड में ही बैंक भी स्टैब्लिश हुए। बैंक का भी उजागर कहां से हुआ, रेनेसॉन पीरियड से स्टार्ट हुआ। कैसे, जो इटली में सबसे पहले जो दो बैंक बने थे, कौन कौन से बैंक बने थे इटली में सबसे पहले, एक तो मेडिसिया बैंक, ठीक है, ये इटली के सबसे पुराने बैंक हैं। एंड दूसरा बैंक भी यहीं पे स्टार्ट हुए, इटली का है ये, कौन, मेडिसी, ये है ये, ठीक है, मेडिसी बैंक। और दूसरा कौन सा बैंक था, बीएमपीएस बैंक। ठीक है, ये बैंक, बैंकिंग सिस्टम भी दैट टाइम पे स्टार्ट हो गया था, रेनेसॉन टाइम पे। ठीक है, इतना ही नहीं, ह्यूमैनिज्म की भी स्टार्टिंग हुई, कैपिटलिज्म की भी स्टार्टिंग हुई, इंपीरियलिज्म की भी स्टार्टिंग हुई। सब ऑलमोस्ट आप जितना भी रेवोल्यूशन देखोगे, जितनी भी चीजें देखोगे, वो सब कहां से स्टार्ट हुई, रेनेसॉन पीरियड से। हमने एक चीज पढ़ी थी हमारे प्रीएम्बल में कि हमारा लिबर्टी, है ना, हमने पढ़ा था, जो पॉलिटी की वीडियो थी, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, है ना, ये कहां से आए, ये रेनेसॉन पीरियड से आए हैं, है ना। ये रेनेसॉन पीरियड का ही टाइम था जहां से ये चीजें आई हैं। वो मानती हूं मैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया है, लेकिन वो सब रेनेसॉन पीरियड के आसपास की बातें हैं। इसी टाइम पे पेंटिंग्स को इवॉल्व किया गया। मोनालिसा की फेमस पेंटिंग भी इसी टाइम की है। ठीक है, मोनालिसा की फेमस पेंटिंग भी इसी टाइम की है। वही पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम भी चेंज हुआ, फ्यूडलिज्म को तोड़ा गया कि पहले भाई किंग है, फिर उसके बाद नोबल्स हैं जो लैंड एक्वायर कर रहे हैं, फिर उनके नीचे पीजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, है ना। उन सब चीजों को खत्म करा, किसने करा, इसी पीरियड ने। वहीं पे इसी पीरियड में सबसे मेन जो एक चीज हुई वो क्या थी, सी एक्सपेंडिशन। क्या हुआ, सी एक्सपेंडिशन हुआ। सी एक्सपेंडिशन हुआ तो शिप बिल्डिंग स्टार्ट हुई, उसकी टेक्नोलॉजी में और ज्यादा सुधार आया, और ज्यादा नया तरीके से उनको स्टार्ट करा गया, है ना। एनलाइटमेंट का पीरियड था ये, किस चीज का पीरियड था ये, यूरोप में एनलाइटमेंट का पीरियड था। ठीक है ना। अब आपने देखा इस चीज से बहुत फायदा उठाया यूरोपियंस ने। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेनेसॉन पीरियड क्या था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि रेनेसॉन पीरियड क्या था और हम क्यों बात कर रहे हैं रेनेसॉन पीरियड की। ओके, अब हम बात करते हैं जो डाइस थे, ब्रूटलो डाइस थे, जो 1486 से लेके, जो डाइस थे उन्होंने 1486, 87 आप बोल सकते हो। ठीक है, ये कहाँ के थे, लिब्सन के थे, यानी वेस्टर्न पुर्तगाल के ये इन बंदे थे जिन्होंने स्टार्ट करा, क्या स्टार्ट करा, फाइंड करना सी रूट को, फाइंड सी रूट, जिन्होंने सी रूट को फाइंड करा, किन्होंने, डाइस ने, ब्रूटलो डाइस ने। ठीक है, लेकिन इनकी रिसर्च जो है वो स्टॉप हुई, कहां पर इनकी सर्च स्टॉप हुई,
सर्च स्टॉप। इनकी रिसर्च कहां स्टॉप हुई? अफ्रीका के पास जाके, ठीक है ना? क्यों? बिकॉज यहां पर इनका जो शिप था वो सिंक होना शुरू हो जाता था, बॉटम में जाना शुरू हो जाता था। कहां पर? अफ्रीका के पास आके, जो साउथ अफ्रीका है हमारा, वहां पर। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ पर तो शिप जो है वो सिंक हो रहा है, डूब रहा है। तो इन्होंने इसको नाम दिया केप ऑफ स्टोम्स, है ना? इन्होंने उस जगह को क्या नाम दिया, अफ्रीका की जगह को, केप ऑफ स्टोम्स, जिसको बाद में किंग ने चेंज करा। पुर्तगाल का जो किंग था उसने इसको क्या नाम दिया? केप ऑफ गुड होप। ठीक है, उसने इसका नाम चेंज करके नया नाम इसको दिया, जिसको कहा केप ऑफ गुड होप। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। डायस थे जो 1486 में, जिन्होंने सबसे पहले, लिप्सन के थे ये, जो वेस्टर्न पुर्तगाल में है जगह, वहां के थे, जिन्होंने स्टार्ट करा सी रूट को फाइंड करना, है ना, समुद्र के थ्रू जाने के लिए। लेकिन ये रुक गए कहां पे जाके? अफ्रीका के पास जाके। बिकॉज दे एट दैट पॉइंट ही शिप वॉज सिंक्ड ऑन द सी। ठीक है, उनकी शिप जो है वो सिंक हो रही थी कहां पर? सी में। दैट्स वाई ही कॉल्ड इट केप ऑफ स्टॉर्म। बट वहां के जो पुर्तगाल के किंग थे उन्होंने इसको केप ऑफ गुड होप का नाम दिया। किसका नाम दिया? केप ऑफ गुड होप का। वहीं पे इतना ही नहीं कि खाली पुर्तगाल से ही लोग जा रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं था कि पुर्तगाल से ही लोग जा रहे हैं। स्पेन का और पुर्तगाल का बहुत तगड़ा एक राइवलरी थी, है ना? तो वहां पे भी, स्पेन में भी ये रिसर्च चल रही थी, सी रूट के थ्रू नई नई जगह को एक्सप्लोर करा जा रहा था, है ना? जितने वॉक्स आए थे सब, मतलब ये वॉक्स का एक, आप कह सकते हो, प्रचलन था कि सबको सी रूट फाइंड करना है एक तरीके से। वहीं वहां का इटालियन सेलर, आप कह सकते हो किसको? क्रिस्टोफर कोलंबस को। किसको? क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इटालियन सेलर था। ठीक है, एक नाविक था इटली का, जिसने नए कॉन्टिनेंट की खोज करी। आई नो ऑल आर न्यू अबाउट इट, जो अमेरिका है। ठीक है, एंड ही वुड थिंक दैट कि इट इज इंडिया, बट दिस इज नॉट इंडिया। दे आर, कह सकते हो आप, रेडिश इंडियन उनको बोला जाता है एक तरीके से। ठीक है, उन्होंने ट्रेवल करा कितना? 5000 किलोमीटर। कितना? 5000 किलोमीटर उन्होंने ट्रेवल करा 1492 में। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और वो कौन थे? इटालियन सेलर थे। स्पेन ने उसको भेजा था, स्पेन के जो रूलर थे उन्होंने उसको भेजा था। ठीक है, जिन्होंने खोज करी किसकी? नए कॉन्टिनेंट की। और वो नया कॉन्टिनेंट कौन सा था? अमेरिका। लेकिन उनको शायद भरोसा नहीं हुआ स्पेन रूलर्स को, इसलिए उन्होंने उसके बाद एमरिगो को दोबारा भेजा। एक एमरिगो नाम का वेस्पुकी, एमरिगो वेस्पुकी नाम का एक बंदा था, जिसको दोबारा भेजा गया ये कंफर्म करने के लिए कि अमेरिका नाम का कोई कॉन्टिनेंट है या नहीं है। जब वो पुष्टि हो गई, देन दे वर स्टार्टेड फाइल। ठीक है, अब एक कोट है एडम स्मिथ का, कि वो क्या कहते हैं कि उनका ओपिनियन है अमेरिका और केप ऑफ द गुड होप इतने इंपॉर्टेंट है मैनकाइंड हिस्ट्री में, ये डिस्कवरी, जिसका ने भी आगे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता, है ना? ये एडम स्मिथ के, ये एडम स्मिथ का कहना था। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पोर्चुगीज से। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या बात करी, कि कैसे रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ। रोमन एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद अरब्स का डोमिनेंस हो गया कहां पे? इजिप्ट और पर्शिया में। उनके वहां पे होने की वजह से वहीं पे कॉन्टिनेंटिनोपोल जो था वो भी फेल डाउन हुआ। उनका फेल डाउन हुआ, ऑटोमान एम्पायर का। वहां टर्क्स थे, अरब ने वहां पर भी कब्जा करा। और जो लैंड रूट था,
है ना। लैंड रूट पे सारा कंट्रोल किसका हो गया, अरब्स का हो गया, इस्लामिक रूलर्स का हो गया। इस्लामिक रूलर्स का हुआ तो उन्होंने रेवेन्यूज कलेक्ट करने शुरू कर दिए, लोगों को जाने नहीं दिया, जिससे यूरोप का और किसका, यूरोप का और इंडिया का कनेक्शन कट गया, जो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक वहां से ही कंटिन्यू हो रहा था। वो वाला जो है कनेक्शन क्या हो गया, कट गया। वो वाला कनेक्शन क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब वो कनेक्शन कटा तो सी रूट फाइंड करना शुरू हुए लोग, है ना। 15th सेंचुरी में मैंने आपको बताया रेनेसॉन पीरियड चल रहा था यूरोप में, उसकी वजह से लोगों में प्रॉस्पेरिटी ग्रू हुई, लग्जरी लाइफ स्टार्ट हुई, आर्ट और कल्चर और आर्किटेक्चर, साइंस, फिजिक्स, मैथ्स सब इवॉल्व होना शुरू हो गया, सब में तरक्की आनी शुरू हो गई, सब में एक तरीके से रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से पैसा भी आया उन लोगों के पास, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उन लोगों ने प्रॉस्पेरिटी ग्रू हुई, लग्जरी लाइफ की इच्छा जागृत हुई, तो इस वजह से भी उन्हें ट्रेड करने के लिए चाहिए था। मेन स्पाइसेस के लिए भी उनको चाहिए थी, सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, ये सब यहां से जाता था, है ना। उसके बाद हमने डाइस की बात करी कि डाइस जो थे वो 1486 में उन्होंने सी रूट स्टार्ट करा, सी रूट को ढूंढना, सी रूट को स्टार्ट करा, अफ्रीका के पास जाकर वो रुक गए, क्योंकि वहां पर एक जगह थी जहां पर जो बोट्स थी, बोट कह रही हूँ सॉरी, शिप था, वो शिप जो है वो सिंक होता था, डूबता था, तो उन्होंने उसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म रखा कि ये तो खतरनाक जगह है, दैट्स वाई। लेकिन पुर्तगाल के किंग ने उसको गुड होप दे दिया। क्यों? उनका मानना था कि नई जगह का अगर एक्सप्लोरेशन हो रहा है तो ये अच्छी जगह है, बुरा नहीं है। अब हम बात करते हैं फर्स्टली पोर्चुगीज की। किसकी? पोर्चुगीज इन इंडिया। पहला पोर्चुगी कौन था जो भारत में आया था? क्या आप सब मेरे मित्रों उसका नाम जानते हो? अवश्य जानते होंगे आप उसका नाम, जिसको हम 1497 और 98 के बीच में, कौन थे वो सर? वास्को डिगामा। एक हरियाणवी जोक है जो मैं आपको बताती हूँ कि एक टीचर ने पूछा, बच्चों वास्को डिगामा भारत कब आया? तो एक बड़ा फनी सा बच्चा जिसने बहुत ही ब्रूटली जवाब दिया, सर जी जाड्या में आया। उन्होंने पूछा क्यों, कैसे, आपको कैसे पता? देन ही सेड बिकॉज उसने कोट पहना हुआ था। ये एक जोक है जो बहुत ज्यादा फेमस था जब हम स्कूल जाते थे दैट टाइम पे, अभी नहीं है इतना फेमस। तो सबसे पहले कौन आए? वास्को डिगामा आए, जो मडागास्कर पहुंचे। कहां पहुंचे? पहले मडागास्कर पहुंचे। मडागास्कर कहाँ है? अफ्रीका में। कहां पर है? साउथ अफ्रीका में। जो साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका है। अबे भाई रफली बनाया, ध्यान रखना। यहाँ पे है मडागास्कर, ठीक है। कहां पर है मडागास्कर? यहाँ पे है मडागास्कर। यहां पहुंचे वास्को डिगामा, यहां से उनको इंडिया कौन लाया? यहां से उनको इंडिया एक गुजराती सेलर लाया जिसका नाम था अब्दुल माजिद, है ना, यही नाम था शायद, ठीक है, अब्दुल माजिद यही नाम था शायद, हाँ यही था कंफर्म। मडागास्कर से अब आप ये देख लो, वो यहाँ यूरोप है, यहां से वो यहाँ आया, मडागास्कर पहुंचा, मडागास्कर से उसको कौन लेके गया इंडिया? एक गुजराती पायलट जिसका नाम अब्दुल माजिद था, और वो उसको ले जाके कहाँ उतारता है?
कैलीकट पे। कहां पे उतारा उसने उसको ले जाकर कैलीकट पे उतारा, केरल में। ठीक है। अब वहां का जो लोकल रूलर था कैलीकट का, कौन थे? कैलीकट के लोकल रूलर कौन थे? जमोरीन। ठीक है। उन्होंने उसको वेलकम किया। किसको वेलकम किया? जमोरीन वेलकम्स हिम। जमोरीन ने उनको वेलकम किया। कहां पर? कैलीकट पे। ठीक है। कहां पर करा? कैलीकट में। यही नहीं, यूरोपियंस, ओ सॉरी, पोर्चुगीज सबसे पहले फर्स्ट यूरोपियन थे जो इंडिया आए। एंड लास्ट लीव, इंडिया को सबसे लास्ट में छोड़ा। आए कब थे ये? 1498 में, 97 में या 98 में। ठीक है। और इन्होंने इंडिया रहे कब तक? ये 1961 तक। कब तक रहे ये? 1961 तक। ये ही एक ऐसे थे जो इतने सालों तक यहां पर टिका गए अपने आप को, 400 450 सालों तक। ठीक है। वास्को डी गामा को किसने वेलकम किया? जमोरीन ने करा। वास्को डी गामा ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहां पर स्टैब्लिश करी? कैलीकट में ही स्टैब्लिश करी थी। ठीक है। इन 1500, दिस इज अ पॉइंट आप लिख सकते हो। इन 1500 एस्टोडा, दिस इज ओ, एस्टोडा द इंडिया को, एस्टोडा द इंडिया पोर्चुगीज फाउंडेड, पोर्चुगीज कंपनी फाउंडेड। ठीक है। एस्टोडा द इंडिया क्या चीज है, मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ। ये उस चीज को रेफर करता है, वो एरिया, वो कॉलोनियल टेरिटरी जो पोर्चुगीज ने स्पैन करी, बढ़ाई थी अपनी इंडिया में। ठीक है। कब से कब तक? 1505 से 1961 तक जितना भी एरिया, चाहे उसमें फोर्ट्स बनाए हो इन्होंने, चाहे उसमें फैक्ट्री बनाई हो, चाहे उसको एक्वायर करके अपने पास रखा हो, कॉलोनियल सिस्टम वहां पर करा हो इन्होंने, वो सब किस में आता है? हमारा एस्टोडा द इंडिया में। और इसी के अंदर इनकी क्या आती है? पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी आती है। ठीक है। पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी भी इसी के अंडर आती है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ दिस द टाइम फॉर सेटलमेंट्स। अब इनके सेटलमेंट्स कहां कहां हुए, हम उसके बारे में बात करते हैं। सेटलमेंट्स। अब सेटलमेंट्स इन्होंने कहां कहां पर करे, कहां कहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करी? तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोचिन की। कोचिन, कैलीकट, जहां ये पहुंचे थे, कोचिन, कैलीकट और कन्नौर। ठीक है। ये तीनों जगह कहां हैं? केरला में। वहीं हम बात करते हैं सूरत, भावनगर, ये कहां पर है? गुजरात में। ठीक है। कोचिन, कैलीकट, कन्नौर केरला में,
सूरत भावनगर गुजरात में, वहीं चिट्टागन्ना हुगली और सागव, ये कहाँ थे? ये थे बंगाल में। ठीक है, कहाँ पे थे? बंगाल में। वहीं महाराष्ट्र में भी थी, महाराष्ट्र में थी बॉम्बे। ठीक है, द सेम सेल सिटी, ये कहाँ पे थी? महाराष्ट्र में। एंड नॉट द लीस्ट बट गोवा था। ठीक है, सेंट थॉमस जगह थी कहाँ पर? मद्रास में। ये सारी जगह थी जहां पर इनकी सेटलमेंट्स थी, जहां पर इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश करा, अपने फोर्ट्स को स्टैब्लिश करा। ठीक है, ये सब कहां पर थी हमारी? फर्स्ट ऑफ ऑल कोचिन, कैलिकट, कन्नौर। कैलिकट कौन सी जगह थी? जहां वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले यहीं पर ही क्या स्टैब्लिश करी थी? अपनी फैक्ट्री। ओके, फिर कन्नौर में, फिर कोचिन में। ओके, देन दे मूव टू सूरत, भावनगर, चित्तांग, चिट्टागन्ना, हुगली, सवाग, बंगाल, बॉम्बे, वेसेन, सेलसेटी, महाराष्ट्र, गोवा और उसके बाद सेंट थॉमस, मद्रास। इन जगह पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। तो आई थिंक सो कि आज की वीडियो में इतना ही। हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम अगली इससे आगे की इसकी गवर्नेंस की बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से गवर्नर आए थे, उन गवर्नर्स का क्या रोल था यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंस थी उनकी, उस चीज के बारे में बात करेंगे। सेकंड, कि इंडिया में इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन डिक्लाइन का क्या रीजन रहा, कि क्यों डिक्लाइन हुए, क्यों इन्हें मतलब छोड़ना पड़ा, वो सब भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें। और 1961 में इन्होंने गोवा को कैसे सरेंडर किया, हम वो भी लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। थैंक यू एंड प्लीज go and subscribe the channel. Thank you very much.